नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिया चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का परीक्षा बिंदु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद है कि आप सभी हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारी क्लास लाइव होने वाली थी, लेकिन मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ पर इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी कम थी। इस वजह से ये क्लास मैं आपकी रिकॉर्ड करके ही डाल रही हूँ। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी समस्या आए तो आप मुझे कमेंट्स करके यहाँ पे पूछ लेना। मैं इसमें कंप्लीट शैक्षिक नवाचार आपको करवाने वाली हूँ। लगभग 114-15 क्वेश्चंस है। प्रत्येक क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। जहां जहां जितना जितना एक्स्ट्रा डेटा होगा वो मैं ऐड ऑन करती जाऊंगी। अगर आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन न्यू लगती है कि हाँ ये हमने पहली बार पढ़ा है, ये हमने कभी नहीं सुना, आप पेपर पेन लेके बैठिए, उसे नोट डाउन जरूर कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम टाइम है और ऐसे तथ्य आपको अभी तो माइंड में रखने ही पड़ेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आप सब लोगों के सामने आ चुका है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए भाई, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम की शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम है क्या। तो देखिए भाई, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम एक ब्रिज कोर्स है। क्या है भाई? ये 3 माह का एक ब्रिज कोर्स है। 3 माह का एक ब्रिज कोर्स है। एक ब्रिज कोर्स है 3 माह का। देखिए, हुआ ये कि कोरोना के कारण जो शिक्षा प्रभावित हुई थी, उस शिक्षा को निरंतर करने के लिए 3 माह का एक कोर्स चलाया गया था। पहली से 8वीं के बालकों के लिए। कहा? पहली से 8वीं के बालकों के लिए। पहली से 8वीं के बालकों के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था, जिसे राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के नाम से जाना गया। और ये कार्यक्रम 11 जुलाई 2022 को चलाया गया था। कब चलाया गया था भाई? 11 जुलाई 2022 को राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम चलाया गया था। 3 माह का ब्रिज कोर्स था। पहली से 8वीं के बालकों के लिए चलाया गया था, ताकि उनकी जो शिक्षा प्रभावित हुई है उसे पूरा करके और उन उसे पूरा करके सॉरी उसे पूरा करके निरंतर किया जा सके। उसे पूरा करके क्या किया जा सके? निरंतर किया जा सके। ठीक है। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा? 11 जुलाई 2022। क्या हो जाएगा भाई? 11 जुलाई 2022। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो भाई इसका उद्देश्य क्या था? विद्यार्थियों का लर्निंग टाइम कम करना, जो क्षमता संवर्धन है वो करना, आकलन करना, आकलन करना और ये सभी। तो देखिए भाई, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम का उद्देश्य था विद्यार्थियों का लर्निंग टाइम कम करना, ताकि अगर वो अ, अगर जो शिक्षा उनकी प्रभावित हुई है, अगर उनको निरंतर कोर्स के द्वारा किया जाता तो वो समय बहुत ज्यादा लग जाता और उनका 1 साल का समय लग जाता। तो उस शिक्षा को निरंतर करने के लिए 3 माह का ब्रिज कोर्स किया गया था। इसको लर्निंग टाइम को कम करना था। शिक्षक क्षमता संवर्धन है उसे करना था, बढ़ाना था। आकलन करना था बालकों का, यानी कि सभी के सभी कार्यक्रम इसका उद्देश्य थे। चलिए भाई, आगे बात करते हैं। कोरोना काल में शिक्षा की निरंतरता के लिए राजस्थान के शिक्षा विभाग का कार्यक्रम कौन सा नहीं है? शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, ज्ञान दर्शन या इस्माइल कार्यक्रम? तो देखिए भाई, जो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है वो 1 जून, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जो आपका शिक्षा दर्शन है, जो आपका शिक्षा दर्शन है उसे 1 जून 1 जून 2020 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था भाई? 1 जून 2020 को ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं शिक्षा वाणी की। किसकी बात करते हैं? शिक्षा वाणी की। तो भाई अगर शिक्षा वाणी की बात की जाए तो शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम है ये 11 मई 2020 को शुरू हुआ था। 2020 को शुरू हुआ था। अगर इस्माइल कार्यक्रम की बात की जाए तो इस्माइल कार्यक्रम है वो आपका 13 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ। 13 अप्रैल 20 को। देखिए, शिक्षा दर्शन यानी कि ये एक टीवी प्रोग्राम था। ये क्या था? एक टीवी प्रोग्राम था। टीवी के माध्यम से यहाँ पे चैनल प्रसारित थे। शिक्षावाणी ये एक रेडियो प्रोग्राम था जो कि 11 मई 2020 को शुरू हुआ था। इस्माइल कार्यक्रम जो कि 13 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ था। इसके 3 चरण हुए थे। तीनों चरणों के बारे में हम आगे निरंतर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर ज्ञान दर्शन की बात की जाए तो ज्ञान दर्शन कोरोना काल में शिक्षा की निरंतरता के लिए चलाया गया प्रोग्राम नहीं था। आगे बात करते हैं, इस्माइल का पूरा नाम क्या है?
स्माइल कार्यक्रम के अगर पूरे नाम की बात की जाए तो स्कूल मैनेजमेंट इनिशिएटिव फॉर लर्निंग इनहेंसमेंट है। क्या है? स्कूल इन सॉरी स्कूल कह रही हूँ, सोशल मीडिया क्या है भाई? वो दूसरा क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, तीसरा सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इनहेंसमेंट, और चौथा है स्कूल मैनेजमेंट इंटरफेस फॉर लर्निंग इनहेंसमेंट। तो भाई इसका स्माइल का था सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, यानी कि ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि हर माध्यम से पहुंचाया जा रहा था, जो भी नेटवर्क अवेलेबल था, चाहे वो मतलब श्रव्य माध्यम से हो, चाहे दृश्य माध्यम से हो, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो, यानी कि सारे के सारे इसमें यूज किए जा रहे थे। तो ये सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, यानी कि शिक्षा में इंगेज रखने के लिए बालकों को ये सोशल मीडिया इंटरफेस यानी कि माध्यम प्रदान कर रहा था। आगे बात करते हैं स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो देखिए, जब तक हमें स्माइल कार्यक्रम 2.0 या स्माइल कार्यक्रम 3.0 नहीं बोलता है, तो हमें तब तक स्माइल कार्यक्रम के पहले चरण के बारे में वो बात करना चाह रहा है। और आप सभी को पता है कि स्माइल कार्यक्रम का जो पहला चरण है वो 13 अप्रैल 2020 को हुआ था। ये 3 चरणों में हुआ था। स्माइल कार्यक्रम के कितने चरण है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि स्माइल कार्यक्रम के 3 चरण है। अगर मैं पहले चरण की बात करूं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, तीसरा चरण। तो अगर पहले चरण की बात की जाए तो मैंने पहले ही बता दिया कि 13 अप्रैल 2020 को इसका पहला चरण हुआ। अगर दूसरे चरण की बात की जाए तो 2 नवंबर 2020 को इसका दूसरा चरण हुआ था। अगर तीसरे चरण की बात की जाए तो वो हुआ था 21 जून 2021 को। तो ये चीज आपको याद रखनी, अप्रैल 2020 को, नवंबर 2020 को, और जो जून वाला है वो 2021 में हुआ था। ये 3 चरणों में पूरा हुआ था। चलिए भाई आगे बात करते हैं। स्माइल 3.0 का बहुविध शिक्षण मॉडल संबंधित है, यानी कि जो स्माइल 3.0 था ना, इसका जो शिक्षण मॉडल था वो किस पर आधारित था? तो भाई वो मैंने अभी आपको बताया कि वो रेडियो, टीवी और मोबाइल तीनों से ही संपर्क रखता था, यानी कि श्रव्य, दृश्य, श्रव्य व दृश्य दोनों मोबाइल से, है ना? यानी कि रेडियो से, मोबाइल से, टीवी से, सभी से ही ये कनेक्शन, ये इसका मॉडल प्रसारित हो रहा था। आगे बात करते हैं, स्माइल कार्यक्रम का उद्देश्य क्या? कोरोना काल में शिक्षा की निरंतरता को सुनिश्चित करना। बिल्कुल सही है, क्योंकि कोरोना काल से जो शिक्षा प्रभावित हो रही थी लॉकडाउन की वजह से, उसे निरंतर करने के लिए ऑनलाइन पाठ्य सामग्री बिल्कुल उपलब्ध करवाई जा रही थी। अभी तो हमने बात की कि मोबाइल और व्हाट्सएप के माध्यम से भी इसके अंदर सामग्री प्रदान की जाती है। मोबाइल के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराना स्माइल के तहत हवा महल कार्यक्रम का। तो भाई बिल्कुल सही है, मोबाइल के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए स्माइल कार्यक्रम के तहत हवा महल का प्रसारण किया जा रहा था, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? सभी बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं, स्माइल के अंतर्गत मिशन समर्थ किन विद्यार्थियों के लिए संचालित किया गया था? तो जब भी ये बात करता है स्माइल कार्यक्रम के तहत कोरोना काल में जो स्टडी लॉस हुआ था, है ना, और उसके लिए कार्यक्रम चलाया गया था। कैसे? समर्थ, मिशन समर्थ, यहाँ पे आपको ये याद रखना, मिशन समर्थ था, यानी कि ये उन बालकों के लिए चलाया गया था जिनका, जो क्या थे, जो अ, मतलब विकलांग बालक थे, है ना, विशेष योग्य जन की श्रेणी में जो आते थे, विकलांग बालक थे, उनके लिए ये मिशन समर्थ कार्यक्रम चलाया गया था, ताकि उनकी शिक्षा जो प्रभावित हो रही है उसे निरंतर किया जा सके। और इसका उद्देश्य था समावेशी शिक्षा, यानी कि शिक्षा में सभी का समान रूप से विकास होना चाहिए, सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो विकलांग बालक है तो उनकी बहुत सारी तरीके की समस्याएं हो सकती, वो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, तो उनके लिए भी शिक्षा उपलब्ध करवाई गई। आगे बात करते, कोरोना काल में बच्चों के हुए लर्निंग लॉस को दूर करने के लिए हाल ही में 11 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? किसकी बात हो रही है भाई? 11 जुलाई 2022 की। तो आप सबको पता है कि 11 जुलाई 2022 को, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भाई 11 जुलाई 2022 को राजस्थान सरकार के द्वारा क्या बोलते हैं, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम चलाया गया था, जिसका उद्देश्य था 3 माह के कोर्स से 1ली से 8वीं के बालकों की जो शिक्षा है उसे निरंतर करने के लिए ये एक 3 माह का ब्रिज कोर्स चलाया गया था। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, RKSMV के, इसका नाम था, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। चलिए भाई
आगे बात करते हैं हमारे शिक्षक हमारे नायक किसका आदर्श वाक्य है? RSCERT का, दीक्षा राइस का, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का, या SIQE का, या SIQE का, SIQE का। तो हम बात करते हैं कि भाई हमारे शिक्षक हमारे नायक कार्यक्रम है, ये दीक्षा राइस का आदर्श वाक्य है। किसका है भाई? ये दीक्षा राइस का आदर्श वाक्य। और 5 सितंबर 2017 को इसका संचालन हुआ। कब हुआ? 5 सितंबर, कब हुआ? 5 सितंबर 2017 को इसका संचालन हुआ। कब संचालन हुआ भाई? दीक्षा राइज का 5 सितंबर 2017 को इसका संचालन शुरू हुआ। और ये दीक्षा राइज क्या है? हमारे शिक्षक हमारे नायक। और ये किसके द्वारा? NCERT प्लस M प्लस M MHRD, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, या फिर मानव विकास मंत्रालय, इसके द्वारा दीक्षा राइस का कार्यक्रम शुरू किया गया था 5 सितंबर 2017 को। आदर्श वाक्य था हमारे शिक्षक हमारे नायक। आगे बात करते केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा 20 फरवरी 2018 को प्रारंभ किए गए ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का उद्देश्य क्या है? भाई 20 फरवरी 2018 को एक कार्यक्रम चलाया गया था ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड है, इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए भाई, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का सिंपल सा उद्देश्य क्या है भाई? विद्यार्थियों की शिक्षा को बेहतर करना। किस माध्यम से? डिजिटल माध्यम से प्रदान करके। व्यवसायिक शिक्षा नहीं होगी, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। केवल प्राथमिक शिक्षा नहीं है, तो विद्यालयों में बेहतर डिजिटल शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य था। 20 फरवरी 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बात करते हैं राजस्थान में एकीकृत स्कूल संकुल का प्रारंभ कब किया गया था? तो राजस्थान में एकीकृत स्कूल संकुल की अगर बात की जाए तो इसका प्रारंभ किया गया था 8 अगस्त 2018 को। कब किया गया था भाई? 8 अगस्त 2018 को राजस्थान में एकीकृत स्कूल संघ का प्रारंभ, स्कूल का प्रारंभ किया गया था। आगे बात करते शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो जब भी शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की बात करता है तो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है वो 1 जून 2020 को शुरू हुआ था, जो कि मैंने आपको बता दिया, ये एक टीवी प्रोग्राम था। ठीक है, चलिए भाई, शिक्षा दर्शन क्या है? शैक्षिक व्हाट्सएप कार्यक्रम है, शैक्षिक रेडियो कार्यक्रम है, शैक्षिक टीवी कार्यक्रम। तो आप सबको पता है कि भाई दर्शन यानी कि दिखता है, और दिखता किसमें? टीवी में दिखता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? टीवी। शिक्षा दर्शन की पाठ्य सामग्री किस संस्था द्वारा की गई है? तैयार की गई एनसीईआरटी द्वारा, यूजीसी द्वारा, रेस द्वारा, या RSCIT द्वारा? तो मैं आप सबको बता देती हूँ, शिक्षा दर्शन पाठ्यक्रम की जो तैयारी, जो संस्था है, वो किसके द्वारा तैयार की गई थी, यानी कि उसकी जो पाठ्य सामग्री है वो RSCERT के द्वारा तैयार की गई थी। किसके द्वारा? RSCERT के द्वारा। राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था। इससे संबंधित इस संस्था की पाठ्य सामग्री यानी कि पढ़ाने का जो मटेरियल है वो तैयार किया गया था। शिक्षा दर्शन की पाठ्य सामग्री तैयार किस संस्था द्वारा की गई? नवोदय विद्यालय, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, स्वामी विवेकानंद राजकीय विद्यालय। तो शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम है, इसकी संस्था की शुरुआत जो सबसे पहले वो स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल से की गई है। चलिए भाई, आगे बात करते हैं शिक्षा दर्शन की पाठ्य सामग्री कौन सी कक्षा की प्रसारित की गई थी? तो शिक्षा दर्शन की पाठ्य सामग्री है, अगर ये पूछ लिया जाए कि वो कौन सी कक्षा के लिए प्रसारित की गई थी, तो हमेशा याद रखना है वो शिक्षा दर्शन की पाठ्य सामग्री कौन सी कक्षा की प्रसारित की गई थी? पूर्व प्राथमिक कक्षा की, कक्षा 3 से 8 की, कक्षा पहली से 12 की, या कक्षा पहली से 5वीं की? तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो भाई देखिए, ये जो है ये कक्षा 1 से 12 के लिए विद्यार्थियों के लिए प्रसारित की गई थी। कब से? कक्षा 1 से 12वीं के बालकों के लिए प्रसारित की गई थी। आगे बात करते हैं समग्र शिक्षा अभियान यानी कि समसा। समग्र शिक्षा अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, इस योजना का उद्देश्य पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक शिक्षा का समग्र विकास करना है। दूसरा, इस योजना में केंद्र राज्य वित्तीय अनुपात 60 व 40 का रहेगा। समसा 2.0 की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2020 में की गई। ठीक है। चौथा है समग्र शिक्षा अभियान में यानी कि रमसा और समसा व
शिक्षा शिक्षक शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। तो भाई इसका हो जाएगा जो समसा 2.0 की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2020 में की गई थी, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं। बच्चों के उच्च चिंतन कौशल को विकसित करने और पठन पाठन में रुचि जागृत करने के लिए कहानियों का प्रसारण कौन से कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है? स्माइल, शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन या हवा महल? आप सबको पता होना चाहिए कि हवा महल कार्यक्रम के तहत युवाओं को जागृत करने के लिए, पठन पाठन में रुचि जागरूक करने के लिए कहानियों का प्रसारण किया गया, जिसे हवा महल कार्यक्रम नाम दिया गया। आगे बात करते, साथ ही सीख व समर्थ है। कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए कार्य पुस्तिका पूर्व बाल्यावस्था की शिक्षा एवं देखभाल मतलब ईसीसी ई के पाठ्यक्रम की पुस्तकें, ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल और चौथा है शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के तहत प्रसारित होने वाले शैक्षिक एपिसोड। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। ठीक है, आप सबको पता होगा कि जो साथी सीख व समर्थ जो कार्यक्रम है वो कक्षा 1 से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए क्या है? कार्य पुस्तिकाएं हैं। क्या है भाई? कार्य पुस्तिकाएं हैं। आगे बात करते हैं, दीक्षा राइज का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को सशक्त बनाना, शिक्षकों को सशक्त बनाना या अभिभावकों को सशक्त बनाना? तो जब भी हम इसकी बात करेंगे दीक्षा राइज कार्यक्रम की, तो ये है शिक्षकों को सशक्त बनाना। क्या है भाई? शिक्षकों को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है, क्योंकि दीक्षा राइज का ही ध्येय वाक्य था, हमारे शिक्षक हमारे नायक। 5 सितंबर 2017 को शुरू हुआ। ठीक है, और इसका ध्येय वाक्य क्या था? ध्येय वाक्य था इसके, हमारे शिक्षक हमारे नायक। हमारे शिक्षक हमारे नायक, ये कार्यक्रम चलाया गया। चलिए भाई आगे बात करते हैं। NCERT प्लस MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा ही चलाया गया था। शिक्षावाणी क्या है? एक शैक्षिक टीवी कार्यक्रम, शैक्षिक मोबाइल कार्यक्रम, शैक्षिक रेडियो कार्यक्रम या एनसीईआरटी का चैनल? तो आप सबको पता है कि शिक्षावाणी कार्यक्रम है, ये शैक्षिक रेडियो कार्यक्रम है। कैसा है भाई? शैक्षिक रेडियो कार्यक्रम। कोरोना समय में बच्चों का झरोखा किस कार्यक्रम का स्लोगन है? देखिए, झरोखे झरोखे सर्वाधिक किसमें है? तो भाई झरोखे का अर्थ होता है खिड़कियां, और ये सबसे ज्यादा वो क्या बोलते हैं, झरोखे कहाँ है? तो ये सर्वाधिक है भाई हवा महल में। कहाँ है सर्वाधिक? तो ये सर्वाधिक है हवा महल में। सर्वाधिक कहाँ है भाई? सर्वाधिक है हवा महल में। शिक्षा दर्शन एवं शिक्षा वाणी के कार्यक्रम का निम्न में से उद्देश्य नहीं है? कोरोना काल में शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना। दूसरा है रेडियो व टीवी के माध्यम से शिक्षण सामग्री का रेडियो एक मिनट सॉरी चलिए भाई, शिक्षा दर्शन है शिक्षा वाणी कार्यक्रम का निम्न में से उद्देश्य नहीं है? पहला, कोरोना काल में शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना। दूसरा, रेडियो व टीवी के माध्यम से शिक्षण सामग्री का प्रसारण करना। तीसरा, श्रव्य दृश्य संसाधनों के माध्यम से शिक्षण सामग्री को रोचक कार्य तरीके से विद्यार्थियों तक प्रसारित करना। और चौथा है नामांकन अभिवृद्धि करना। तो आप सभी को ही पता है कि जब भी बात आती है शिक्षा दर्शन एवं शिक्षा वाणी कार्यक्रम की, तो शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी कार्यक्रम है भाई, इसका उद्देश्य अभिभावकों की ये नामांकन अभिवृद्धि करना तो बिल्कुल भी नहीं था इनका उद्देश्य। इनका उद्देश्य था कि कोरोना काल में जो शिक्षा की निरंतरता है ना, उसको सुनिश्चित किया जा सके, जो कि प्रभावित हो रही थी। उसी के साथ साथ अगर हम आगे के उसमें देखें, तो इसका उद्देश्य ये भी था कि रेडियो में टीवी के माध्यम से शिक्षण सामग्री का प्रसारण करना, क्योंकि रेडियो के माध्यम से शिक्षा वाणी और टीवी के माध्यम से शिक्षा दर्शन, श्रव्य व दृश्य संसाधनों के माध्यम से शैक्षिक सामग्री को रोचक तरीके से विद्यार्थियों तक प्रसारित करना। यानी कि सारे के सारे उद्देश्य शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी कार्यक्रम के थे।
आगे बात करते हैं शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो मैंने आपको बता दी, शिक्षा दर्शन हो, शिक्षा वाणी हो, स्माइल कार्यक्रम हो, इन सभी की जो शुरुआत है वो हुई थी 2020 में, क्योंकि कोरोना 2020 में आया था, जिसके कारण लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन के कारण ही शिक्षा प्रभावित हुई थी। तो आप सबको पता है कि शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 11 मई 2020 को हुई थी। आगे बात करते हैं शिक्षा वाणी कार्यक्रम राजस्थान के कितने स्टेशनों पर प्रसारित होता था। तो आप सबको पता होना चाहिए कि शिक्षा वाणी कार्यक्रम है ये राजस्थान के 25 स्टेशन पर प्रसारित होता था। ये 55 मिनट का कार्यक्रम होता था। कितने मिनट का? 55 मिनट का कार्यक्रम होता था, जिसमें से 15 मिनट की कहानी आती थी। यहाँ पे बता रही हूँ मैं, 15 मिनट की कहानी होती थी मीना की कहानी। कौन सी होती थी भाई? 15 मिनट की मीना की कहानी होती थी। किसकी कहानी होती थी? ये मीना की कहानी होती थी। मीना की कहानी होती थी। इसका कहानी के पात्रों के माध्यम से यहाँ पे शिक्षा करवाई जाती थी। किस किस कौन सी क्लास के बच्चों को? तो ये पहली दूसरी बालकों के, पहली दूसरी के बालकों को, पहली दूसरी के बालकों को, पहली दूसरी के बालकों को। शिक्षा वाणी कार्यक्रम का उद्देश्य है रेडियो के माध्यम से शिक्षा, टीवी के माध्यम से शिक्षा, मोबाइल के माध्यम से शिक्षा या शैक्षिक वेबसाइट का निर्माण करना। तो भाई शिक्षा वाणी कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से, वाणी वाणी यानी कि वॉइस चैनल। वो वॉइस चैनल कहाँ पे आते हैं? वॉइस स्टेशन, तो ये रेडियो पर ही आते हैं। शिक्षा वाणी का ध्येय वाक्य क्या है? तो भाई प्यारे बच्चों, बच्चों है ना, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। इसको ध्यान से देखना, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, है ना। ये इसका ध्येय वाक्य था, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। चलिए आगे बात करते हैं शिक्षा वाणी के संबंध में असत्य कथन क्या है। पहला, कोरोना काल में शैक्षिक निरंतरता के लिए संचालन। दूसरा, शिक्षा वाणी का संचालन 11 मई 2020 से शुरू हुआ। तीसरा, ये 55 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित होता था। चौथा, शिक्षा वाणी को न्यूज ऑन एयर से भी मोबाइल के माध्यम से सुना जा सकता है। तो भाई मैं आपको बता देती हूँ, ये सारे के सारे ही क्या है? सही है। कोरोना काल में शैक्षिक निरंतरता के लिए संचालन किया जाता था। शिक्षा वाणी का कार्यक्रम 11 मई 2022 से शुरू हुआ। हालांकि मैंने इसको, ये वाला है ना, ये वाला भी सही है। प्रतिदिन ये 45 मिनट का कार्यक्रम होता था और शिक्षा वाणी को न्यूज ऑन एयर से भी मोबाइल के माध्यम से सुन सकते थे। यानी कि पांचवा ऑप्शन बन जाएगा सभी या उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त, उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा भाई? उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे ही आंसर क्या होंगे? बिल्कुल सही होंगे। आगे बात करते हैं, कोरोना महामारी के दौरान बच्चों को घर बैठे व्हाट्सएप के माध्यम से किस कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही थी। कोरोना में आप सबको पता है कि किसके माध्यम से कराई जाती थी। ठीक है भाई, तो स्माइल कार्यक्रम, मोबाइल की बात जब आती है, ये रेडियो प्रोग्राम था। ये क्या था? रेडियो प्रोग्राम था। ये टीवी प्रोग्राम था। जो दीक्षा राइज है, ये तो पहले ही चल चुका है, हमारे शिक्षक हमारे नायक वाला। ठीक है, 5 सितंबर को ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा स्माइल कार्यक्रम। आप सबको पता है कि इसके अंदर रेडियो टीवी वगैरह सारे के सारे तरीके से चैनल चलाए गए। आगे बात करते, कोरोना महामारी के दौरान राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षण के लिए कौन सा नवाचारी कार्यक्रम नहीं चलाया गया था? स्माइल 3.0, शिक्षा दर्शन, ज्ञानवाणी या हवा महल। तो आप सबको पता है, जो ज्ञानवाणी कार्यक्रम है वो नहीं चलाया गया था, वो चलाया गया था शिक्षा वाणी। कौन सा चलाया गया था? शिक्षा वाणी कार्यक्रम चलाया गया था। इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ये भी चलाया गया, ये भी चलाया गया और ये भी चलाया गया। इस्माइल कार्यक्रम के कौन से संस्करण को आओ घर में सीखे नाम दिया गया था? इस्माइल को, इस्माइल 2.0 को, इस्माइल 3.0 को या शिक्षा वाणी को? तो वो इस्माइल कार्यक्रम से संबंधित पूछ रहा, तो इस्माइल कार्यक्रम के 2.0 कार्यक्रम को नाम दिया गया था आओ घर में सीखे। ई कक्षा कार्यक्रम के तहत किसके सहयोग से शिक्षा विभाग द्वारा वीडियो अध्ययन सामग्री तैयार करवाई गई तथा यूट्यूब चैनल प्रारंभ 19 मई 2020 को हुआ? किसकी बात हो रही है? ई कक्षा कार्यक्रम की। पहला है वेदांता केम इंडिया व मिशन, दूसरा आरएससीआरटी व मिशन ज्ञान, तीसरा है यूनिसेफ व आरएससीआरटी और चौथा एनसीईआरटी व आरएससीईआरटी।
आप सबको पता है कि ये वाला जो कार्यक्रम है, ये वाला जो कार्यक्रम है वो वेदांता केयर इंडिया व मिशन ज्ञान के द्वारा चलाया गया था। चलिए भाई आगे बात करते हैं। स्माइल 3.0 शैक्षिक कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था? तो आप सभी को पता है कि 21 जून 2021 को ये कार्यक्रम प्रभावित हुआ था। तीसरे चरण की बात वो कर रहा था। किस कौन से चरण की बात कर रहा था? तीसरे चरण की बात वो कर रहा था। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम कोरोना 19 महामारी के दौरान बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभ नहीं किया गया? स्माइल कार्यक्रम, शिक्षा वाणी, हवा महल या निष्ठा कार्यक्रम? भाई निष्ठा कार्यक्रम नहीं शुरू किया गया था। शिक्षा वाणी कार्यक्रम, स्माइल कार्यक्रम, हवा महल कार्यक्रम, निष्ठा कार्यक्रम पहले से चलता है ना, जबकि जो आपका निष्ठा कार्यक्रम है वो पहले से ही चलता है। आगे बात करते हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा दर्शन का जो कार्यक्रम है उसका प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? किसकी बात हो रही है? शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की बता रही हूँ। और इसका जो प्रसारण है वो कब से प्रारंभ हुआ? तो भाई 1 जून 2020 से इस कार्यक्रम का प्रसारण प्रारंभ हुआ। ये जो कार्यक्रम है शिक्षा दर्शन कार्यक्रम, ये 3 घंटे 15 मिनट का एक प्रोग्राम था, या फिर मैं बोल सकते 195 मिनट का कार्यक्रम था। कितने का? 195 मिनट का ये कार्यक्रम था। ठीक है। ठीक है, और ये कब से? पहली से 12वीं कक्षा के लिए ये कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा था। और कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ भाई? 1 जून 2020 से इसका कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और ये 3 भाग में चलता था, है ना? कितने भाग में चलता था? 3 भाग में चलता था। कितने भाग में चलता था? तो ये 3 भाग में चलता था, है ना? ये कार्यक्रम का एक घंटा समय दे रखा है। आगे बात करते हैं। स्माइल समूह के कार्यक्रम के माध्यम से RSCERT द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए व्हाट्सएप आधारित हवा महल कार्यक्रम किस दिन प्रसारित होता है? तो व्हाट्सएप आधारित ये जो हवा महल कार्यक्रम है ये शनिवार को प्रसारित होता है। तो इससे हमें 2-3 चीजें पता चल गई। कौन कौन सी पता चल गई भाई? स्माइल समूह के माध्यम से RSCERT द्वारा। आपसे पूछे हवा महल कार्यक्रम किसके द्वारा? तो भाई ये RSCERT के द्वारा, RSCEIT के द्वारा चलाया जाता है स्माइल कार्यक्रम के आधार पर, है ना? आगे बात करते हैं। हवा महल कार्यक्रम के लिए असत्य कथन कौन सा है? तो आप सबको पता है कोरोना में बच्चों का झरोखा। हाँ, ये सही है। कोरोना में बच्चों का झरोखा, रोचक जानकारी उपलब्ध करवाना प्रत्येक सोमवार को। भाई ये सोमवार को नहीं है, प्रत्येक शनिवार को। प्रत्येक शनिवार को कहानियां सृजनात्मक सृजनात्मक व खेल खेल में शिक्षा प्रदान करना बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे शनिवार होगा। हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण किस दिनांक से शुरू हुआ था? 2 मई 2020 से, 6 मई 2020 से, 8 मई 2020 से या 20 मई 2020 से? आप सबको पता होना चाहिए 2 मई 2020 से हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण प्रारंभ हुआ था। स्माइल 3.0 के बिहार पे राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई? तो भाई राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो 11 जुलाई 2022 से की गई, जिसे क्या बोला जाता है? RKSMB के ये भी बोला जाता है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। ई कक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई? जो 15 अक्टूबर 2020 से, 20 अक्टूबर 2020 से, 16 अक्टूबर 2020 से या 25 अक्टूबर 2020 से? तो जब भी बात आती ई कक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की, तो वही ई कक्षा कार्यक्रम है वो कब शुरू करवाया गया? 15 अक्टूबर 2020 से शुरू करवाया गया। कब से? 15 अक्टूबर 2020 से शुरू करवाया गया। ई कक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो भाई ई कक्षा कार्यक्रम के अगर उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य कक्षा 11वीं और कक्षा पहली से लेकर के 12वीं को पाठ्य सामग्री के वीडियो तैयार करना बिल्कुल सही है। विद्यालयों में ई सामग्री की सीमा का सीमांकन करना। विद्यालय में ई सामग्री की को सौंपना करना, या तो उसे बोलेंगे स्थापना करना। शिक्षकों की अनुपलब्धता में शिक्षा जारी रखना बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी।
शिक्षा वाणी में कक्षा 1 व 2 के लिए कौन सी कहानियों का प्रसारण किया जाता है? तो आप सबको पता होना चाहिए भाई, ये मीना की कहानी का प्रसारण किया जाता है और ये 15 मिनट की कहानी सुनाई जाती है। कितने मिनट की भाई? 15 मिनट की ये कहानी सुनाई जाती है। आगे बात करते हैं, शिक्षा वाणी का आओ घर में सीखे 2.0 के साथ पुनः प्रसारण कब हुआ? तो भी शिक्षा वाणी का आओ घर में सीखे कौन सा है भाई? आओ घर में सीखे 2.0 जो कार्यक्रम है वो 21 जून 2020 को, 21 जून 2021 को, 21 जून 2022 को या 20 जून 2022 को। तो भाई ये कब से शुरू हुआ? तो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम ये शिक्षा वाणी का 2.0। देखिए भाई, शिक्षा वाणी का जो अगला चरण है, एक पहला चरण लेके आ गए, फिर शिक्षा वाणी का अगला चरण आया था। कौन सा आया था? दूसरा चरण आया था। और इस चरण को कब लाया गया था? 21 जून 2021 को ये दूसरा चरण लाया गया, है ना? स्माइल 3.0 कार्यक्रम के तहत ही शिक्षा वाणी 2.0 को लाया गया था। आगे बात करते हैं, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा लॉकडाउन में बच्चे की शिक्षा बाधित ना हो इसके लिए खालिस्तान नामांकन रेडियो कार्यक्रम चलाया गया। तो भाई सबको पता है शिक्षा वाणी कार्यक्रम चलाया गया है। निम्नलिखित में से व्हाट्सएप आधारित शैक्षिक कार्यक्रमों का सही विकल्प है? स्माइल व हवा महल, स्माइल व शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी, स्माइल व शिक्षा राइट्स। तो आप सबको पता है कि निम्न में से अगर व्हाट्सएप की बात हो जाती है तो हवा महल व जो स्माइल कार्यक्रम है वही व्हाट्सएप आधारित शैक्षिक कार्यक्रमों का सही चयन है। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है डीडी राजस्थान पर, डीडी जी राजस्थान पर, डीडी नेशनल पर या उपरोक्त सभी पर। तो जब भी बात आती है शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की तो ये स्टेट का यानी कि राजस्थान सरकार का है और इसे चलाया जाता है डीडी राजस्थान पर। किस पे चलाया जाता है? डीडी राजस्थान पर ये कार्यक्रम चलाया जाता है पहली से 12वीं के बालकों के लिए, पहली से 12वीं के बालकों के लिए, पहली से 12वीं के बालकों के लिए। ठीक है, पहली से 12वीं के बालकों के लिए। इसी के साथ साथ 3 घंटे 15 मिनट 3 घंटे 15 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित। 3 घंटे 15 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित। आप इसे 195 मिनट भी बोल सकते हैं, आप इसे 195 मिनट भी बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं, शिक्षा कार्यक्रम में किस संस्था द्वारा सहयोग किया गया था? तो भाई जब भी बात आती है शिक्षा कार्यक्रम में सहयोग की तो इसके के लिए यूनिसेफ ने सहयोग किया था। किसने किया था? यूनिसेफ ने सहयोग किया था। चलिए भाई आगे बात करते हैं, मिशन समर्थ कार्यक्रम कौन से विद्यार्थियों के लिए? तो आप सबको पता होना चाहिए मिशन समर्थ जो कार्यक्रम है वो विशेष योग्यजन बालक या स्पेशल चाइल्ड के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। तो ये इसके लिए मैं बोल सकती हूँ कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए। विशेष आवश्यकता किन को होगी? तो जो अपाहिज है उन बालकों के लिए ये चलाया गया था। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण किन कक्षाओं के लिए प्रारंभ किया गया? कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 8, कक्षा पूर्व प्राथमिक शिक्षा से 12वीं, कक्षा 1 से 12। तो जल्दी से आपको बताना है कि राजस्थान शिक्षा कार्यक्रम है वो किस कक्षा के लिए प्रसारित हुआ था? तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये पहली से 12वीं के बालकों के लिए प्रसारित हुआ था। राजस्थान में शिक्षा दर्शन कार्यक्रम पहली से 12वीं के बालकों के लिए हुआ था। आगे बात करते हैं, दीक्षा राइज का आधार वाक्य क्या है? सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, एक राष्ट्र एक मंच, अभी तक सबके लिए, या हमारे शिक्षक हमारे नायक। मैंने आपको बताया था कि हमारे शिक्षक हमारे नायक है, ये कार्यक्रम चलाया गया था। कौन से चलाया गया था भाई? हमारे शिक्षक हमारे नायक कार्यक्रम चलाया गया था, जिसका मतलब है कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मजबूत करने के लिए और बच्चों तक शिक्षा की उपलब्धता को आसान बनाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2017 से। कब से हुई थी भाई? 25 सितंबर 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी। और किस किस के द्वारा हुई थी? NCERT प्लस MHRD के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया था। हमारे शिक्षक हमारे नया कार्यक्रम चलाया गया था। और अगर मैं बोलूं कि भाई दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल
इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज फॉर नॉलेज शेयरिंग के लिए ये कार्यक्रम चला था। फॉर नॉलेज शेयरिंग के लिए कार्यक्रम चलाया गया था, दीक्षा राइज। ठीक है। अगर मैं इसको राइज को भी देखूं तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल है। अगर मैं राइज की भी बात करूं, देखिए भाई हुआ क्या था कि ये कार्यक्रम केंद्रीय स्तर पर चला था, लेकिन जैसे इस कार्यक्रम को राजस्थान में, तो इसका नाम राइज, दीक्षा राइज कर दिया गया। तो राइज का है राजस्थान वो इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन। राजस्थान नहीं नहीं, 10-15 मिनट रुक जाइए। ठीक है। कौन सा भाई? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन, ये राइस के नाम से। तो अगर वो दीक्षा, तो दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग हो जाएगा। राइस भी बोलता है, तो राइस यानी कि राजस्थान के लिए जब ये कार्यक्रम चला तो राजस्थान वालों ने इसे ऐड ऑन करके इसमें राइस लगा दिया, यानी कि राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन इसका नाम कर दिया गया। हमारे शिक्षक हमारे नायक इसका ध्येय वाक्य था। चलिए, दीक्षा पोर्टल की भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा यानी कि विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय जो कि अब बन चुका है, द्वारा शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की अगर बात चलती है तो इसकी शुरुआत की हम बात करते हैं। तो भाई दीक्षा राइज पोर्टल है 5 सितंबर 2007 को, 5 सितंबर 2017 को, 5 सितंबर 2016 को, 5 सितंबर 2020 को। तो मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको कि 5 सितंबर 2017 को इस कार्यक्रम का संचालन शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था भाई? 5 सितंबर 2017 को इस कार्यक्रम का संचालन शुरू हुआ था। चलिए भाई, इसके बारे में मैं सारी की सारी चीजें बता चुकी हूँ आपको। दीक्षा राइज से लाभान्वित विद्यार्थी मतलब लाभान्वित कौन होते हैं? शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक या सभी के सभी। तो भाई इससे ना सबके सबको लाभ मिलता है, सबके सबको लाभ मिलता है। किस किसको? शिक्षक को भी, विद्यार्थियों को, अभिभावकों को भी, सभी को। आगे बात करते हैं दीक्षा राइज का राज्य में विकास। RSC दीक्षा राइज का जो विकास है, RSCERT राजस्थान के किस प्रभाग, यानी कि प्रभाग, ये विभाग समझ लीजिए आप, किस विभाग द्वारा ये शुरू किया गया? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रभाग अजमेर, व्यवसायिक शिक्षा प्रभाग, व्यावसायिक शिक्षक शिक्षा एवं फाउंडेशन प्रभाग। तीसरा है सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय प्रभाग। चौथा है शैक्षिक सर्वेक्षण अनुसंधान एवं नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग। आप इसे प्रभाग नहीं बोलिएगा, कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग अजमेर के द्वारा शुरू किया गया था दीक्षा राइज कार्यक्रम। दीक्षा राइज में राइज का पूरा नाम क्या है? तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन है। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन, एजुकेटर सॉरी, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स होगा। क्या होगा भाई? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। मैंने पीछे भी शायद एजुकेशन लिख दिया है। हाँ भाई, सॉरी। क्या रहेगा उसका? राजस्थान स्कूल, क्या रहेगा? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। सॉरी, मैंने एजुकेशन लिख दिया। अगर एजुकेशन लिखा है तो इसे एजुकेटर्स मान के चलना, एजुकेशन ये गलती से कर दिया। ठीक है। शिक्षा दर्शन एवं शिक्षा वाणी के कार्यक्रम का निम्न में से उद्देश्य नहीं है। तो भाई कोरोना काल में शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना,
रेडियो व टीवी के माध्यम से शिक्षण सामग्री का प्रसारण करना, श्रव्य व दृश्य दोनों माध्यम से। तो भाई ये सारे के सारे उद्देश्य, लेकिन नामांकन अभिवृद्धि नहीं करना था, क्योंकि कोरोना काल में जो शिक्षा प्रभावित हो रही थी उसे कंटिन्यू करना इसका उद्देश्य रखा गया था। दीक्षा राइज के उद्देश्य क्या है? शिक्षकों को गुणवत्ता युक्त मंच प्रदान करना, शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों व संस्था प्रधानों को कंटेंट उपलब्ध करवाना व लाभान्वित करना, ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना, चौथा है कक्षा 1 से 12वीं के पाठ्य पुस्तकों पर QR उपलब्ध करवाना, कक्षा 1 व 2 के बच्चों के लिए कॉमिक बुक उपलब्ध करवाना, छठा है शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी का कंटेंट शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करना, और सातवां नामांकन अभिवृद्धि करना। तो भाई देखिए, इसका ना शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण मंच प्रदान करना है, शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों या संस्था प्रधानों को कंटेंट उपलब्ध करवाना है, ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना है, कक्षा 1 से 12वीं की पाठ्य पुस्तकों में QR उपलब्ध करवाना है, कक्षा 1 व 2 के बालकों के लिए कॉमिक बुक उपलब्ध करवाना है, शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी का कंटेंट दीक्षा पोर्टल पर अपलोड करना है, लेकिन नामांकन अभिवृद्धि गलत है। दीक्षा क्या है? शिक्षा विभाग की वेबसाइट है, और ये शिक्षा विभाग की पत्रिका, शिक्षा विभाग का कैलेंडर है, यह राष्ट्रीय स्तर के शिक्षकों का मंच है। तो जल्दी से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो आप सबको पता है कि जो दीक्षा है वो क्या है? वो हमने दीक्षा की जब हम फुल फॉर्म लिख रहे थे तो वो मैंने तभी बताया था कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अगर राइज वर्ड आपने सुना है तो उसमें मैंने एजुकेटर्स वर्ड, अगर मैंने पीछे गलती से एजुकेशन लिख दिया तो उसको एजुकेटर्स कर लीजिएगा। एजुकेटर्स यानी कि राष्ट्रीय शिक्षकों के लिए तैयार किया गया एक मंच था। ठीक है, आगे बात करते हैं। शिक्षा पोर्टल का उपयोग नहीं है, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए, दूसरा पाठ योजना तैयार करने के लिए, तीसरा विद्यार्थियों को दैनिक उपस्थिति में, चौथा है शिक्षक उपकरण के रूप में। तो आप सबको पता होना चाहिए कि भाई दीक्षा पोर्टल पर ना विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति से संबंधित उपयोग नहीं है, इसका शिक्षक प्रशिक्षण के लिए है, इसका पाठ योजना तैयार करने के लिए, और शिक्षण उपकरण के रूप में करने के लिए है। दीक्षा पोर्टल उपयोग है, दीक्षा पोर्टल के उपयोग बताना, स्कूल शिक्षा के लिए, बुनियादी शिक्षा के लिए, समावेशी शिक्षा के लिए, या सभी के लिए। तो आप सभी को पता है कि जो दीक्षा पोर्टल है वो किस कक्षा के लिए चलाया गया है। सॉरी, दीक्षा पोर्टल का उपयोग पूछा है ना? तो इसका उपयोग क्या है भाई? स्कूल शिक्षा के लिए, बुनियादी शिक्षा के लिए, समावेशी शिक्षा के लिए, और सभी के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है ना? दीक्षा पोर्टल सामग्री किस कक्षा के लिए उपलब्ध है? कक्षा 1 से 12, कक्षा 6 से 8, कक्षा 6 से 12, या कक्षा पूर्व प्राथमिक से? हम सबको पता है कि दीक्षा पोर्टल जो है वो पहली से 12वीं के बालकों के लिए, किससे है? पहली से 12वीं के बालकों के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। दीक्षा राइज को विकसित करने वाली संस्था कौन सी? DIET है, CTE, NCTE है, या IASE? आप सबको पता होना चाहिए कि भाई NCTE है, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्या? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये संस्था चलाई। आगे बात करते हैं। दीक्षा राइज का उद्देश्य नहीं है, दीक्षा राइज का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है? शिक्षकों को गुणवत्ता युक्त मंच प्रदान करना, शिक्षा के सभी इकोसिस्टम को लाभान्वित करना, तीसरा केवल राजकीय संस्थाओं को लाभान्वित करना, या ई कंटेंट व ई बुक तैयार करना। इसमें से नहीं भाई, शिक्षकों को गुणवत्ता युक्त मंच प्रदान करना इसका पहला उद्देश्य, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, शिक्षा के सभी इकोसिस्टम को लाभान्वित करना, केवल राजकीय संस्थाओं के लिए नहीं है। ये ई कंटेंट व ई बुक तैयार करना भी इसका विशेष उद्देश्य में आता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। NCERT द्वारा दीक्षा के साथ कौन सा चैनल लिंक किया गया? ई ज्ञान चैनल, ई विद्या चैनल, ज्ञान दर्शन, या ज्ञानवाणी? तो आप सबको पता होना चाहिए कि भाई ये ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी कार्यक्रम वगैरह, ये तो कोरोना काल में चले थे, है ना? शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन वगैरह,
ई विद्या चैनल जो है इसे एनसीईआरटी द्वारा, मैं ज्ञान वाणी ज्ञान दर्शन की बात नहीं कर रही, शिक्षा वाणी शिक्षा दर्शन की बात कर रही। ठीक है, एनसीईआरटी द्वारा दीक्षा के साथ कौन सा चैनल लिंक किया गया? तो ई विद्या चैनल लिंक किया गया। तो कौन सा भाई? ई विद्या चैनल लिंक किया गया। आगे, दीक्षा पोर्टल की विशेषता क्या है? ओपन सोर्स तकनीकी आधारित है, ये कक्षा कक्ष संसाधन का उपयोग है, अभिभावकों का शिक्षकों के साथ संवाद है, या सभी है? तो आप सभी को पता होना चाहिए दीक्षा पोर्टल की विशेषता अगर हमें बतानी हो तो भाई ये ओपन सोर्स तकनीकी है। ठीक है, कक्षा कक्ष संसाधनों का उपयोग है, अभिभावकों का शिक्षकों के साथ संवाद है, और सभी है ये। इसका उद्देश्य, इसका क्या हो जाएगा? ओल हो जाएगा। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी कि एनएएस, है ना। एनएएस के आयोजन का उद्देश्य है देश की जनसंख्या का आकलन करना, सीखने के प्रतिफलों का आकलन करना, बच्चे के ज्ञान का आकलन करना, या शिक्षक के ज्ञान का। तो भाई इसका उद्देश्य है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का उद्देश्य सीखने के प्रतिफलों का आकलन करना, सीखने के प्रतिफलों का आकलन करना, कि भाई आपको मैंने पढ़ाया, पढ़ने के बाद आपने कितना सीखा है, उसके आधार पर जो भी मैं आकलन करूंगी उसी को सीखने के प्रतिफलों का आकलन कहा जाता है ना। और ये आकलन जरूरी भी होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? अब हमें राइट चूज करना है कि इनमें से कौन सा सही है। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए करियर मार्ग उपलब्ध हेतु। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही नहीं होगा? क्योंकि भाई ये तो सही है। शाला दर्पण पोर्टल राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों, शिक्षकों और विद्यालयों की संपूर्ण जानकारी कंप्यूटरीकृत करना। बिल्कुल सही है भाई, शाला दर्पण पोर्टल का दर्पण पोर्टल का तो यही काम था। राज ई ज्ञान, तभी तो मैंने यहाँ नहीं किया है क्योंकि सही तो इसमें से दो दिखाई दे गए मुझे ऊपर ही। राज ई ज्ञान पोर्टल कक्षा 1 से 12 की पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ साहित्य, ऑडियो और वीडियो उपलब्ध करवाने हेतु है। बिल्कुल सही है। लेकिन पीएम ई विद्या योजना कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई के लिए वन क्लास योजना नहीं है। तो ये पीएम ई विद्या योजना क्या है? तो कोरोना संक्रमण से बचाव करने के लिए जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय शिक्षा के विकास के लिए 30 मई 2020 को 2020 को पीएम ई विद्या योजना शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 30 मई 2020 को ये पीएम ई विद्या योजना शुरू की गई थी। अब बच्चे स्कूल में नहीं बल्कि घरों में टेलीविजन पर कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई करेंगे। कब से? घरों में, घरों में पढ़ाई किसके माध्यम से? टीवी के माध्यम से। कौन सी कक्षा? कक्षा 1 से 12 तक के बालकों। यहाँ पे ये 9 से 12 ये गलत हो गया, 1 से 12 सही होगा। ठीक है, 1 से 12वीं के बालकों पर, है ना। तो ये 200 चैनलों पर प्रसारित होता था, 200 चैनलों पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी पढ़ाई करना आसान था इसमें, है ना। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, इस कार्यक्रम को विस्तार देकर के 12 के स्थान पर कितने? पहले शुरुआत में पहले पहले कितने चैनल थे? 12 चैनल, 12 चैनल। बाद में कितने चैनल हो गए थे? 200 चैनल पर इसे प्रसारित किया जाता था। बाद में 200 चैनल पर प्रसारित किया जाता, और क्षेत्रीय भाषाओं में भी, और क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होता है, क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होता है। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान की स्कूलों में नो बैग डे यानी कि कब आयोजित किया जाता है? माह के प्रथम शनिवार को, माह के तृतीय शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को, या अमावस्या को। तो आप सबको पता है कि नो बैग डे कार्यक्रम ये प्रत्येक शनिवार को आयोजित किया जाता है। कब भाई? प्रत्येक शनिवार को। देखिए बालकों के मन से ना इसको जो शिक्षा का डर है वो निकालने के लिए बच्चों को एक्टिविटी बेस यानी कि बहुत सारी प्रकार की गतिविधियां करवा करके सिखाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसे 2021-22 से प्रत्येक सप्ताह में, कब से? 2021-22 के सेशन से, 2021-22 के सेशन से प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को नो बैग डे के रूप में घोषित कर दिया गया कि भाई अब आपको हर दिन बैग लाने की जरूरत नहीं है, शनिवार वाला दिन जो है वो आपका नो बैग डे रहेगा। निम्न में से नो बैग डे की प्रत्येक शनिवार की कक्षा स्तर के अनुसार थीमों का सही विकल्प है। पहला, राजस्थान को पहचानो। बिल्कुल सही है भाई। शिक्षा बिना बोझ के, हमें इसकी सही थीम बतानी है। ठीक है, हमें इसकी सही थीम बतानी है। तो हम इसकी भाषा कौशल, खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, मैं वैज्ञानिक बनूंगा, बाल सभा
मेरे सपनों का, लेकिन फिट राजस्थान इसका नहीं था। यानी कि केवल 1 3 4 5 ये इसकी थीम रखी गई थी, ये इसकी थीम थी। नो बैग डे तो बिना बोझ के शिक्षा, तो वो वैसे एक दिन के लिए, तो वो तो वैसे कर दिया गया, तो बिना बोझ के शिक्षा इसका नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा। ज्यादातर बच्चों को सेकंड वाला ऑप्शन सही, सेकंड वाला भी लगेगा, लेकिन ये सेकंड वाला नहीं होगा इसमें शामिल। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में संपूर्ण देश में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा था? तो भाई पंजाब राज्य है जो कि प्रथम स्थान पर रहा था। आगे बात करते हैं, ज्ञान संकल्प पोर्टल में शिक्षा के सहयोग के लिए किस प्रकार से सहयोग किया जा सकता है? किसी स्कूल का चयन करके उसे गोद लेना, बिल्कुल। देखिए, मैं आप सबको बता देती हूँ कि जो ये ज्ञान संकल्प पोर्टल है, इसी के साथ साथ एक और कार्यक्रम चलाया गया था, एवं एक और कार्यक्रम चलाया गया था, मुख्यमंत्री विद्यादान योजना। मुख्यमंत्री विद्यादान योजना। तो देखिए भैया, मुख्यमंत्री विद्यादान योजना क्या है कि देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, स्कूल की अवसंरचना को मजबूत करने के लिए पैसे की आवश्यकता तो है। तो एक काम कीजिए, या तो आप गोद ले लीजिए स्कूल को, या उसको स्कूल के लिए पैसे वगैरह कुछ डोनेट कर दीजिए, या इस तरीके से स्कूल के लिए आप सहयोग राशि दे सकते हैं, है ना, पोर्टल वगैरह के माध्यम से। और ये ज्ञान संकल्प पोर्टल है, इसे कब चलाया गया था? तो ये 5 अगस्त 2017 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था भाई? 5 अगस्त 2017 को ये शुरू हुआ। 5 अगस्त 2017 को ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका है, किसी भी स्कूल को आप गोद ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते थे। किसी स्कूल के लिए प्रोजेक्ट बनाकर आपको उस स्कूल के लिए योजना बनानी पड़ेगी, और उसके लिए आप वित्तीय सहयोग देंगे, बिल्कुल सही। मुख्यमंत्री कोष में सहयोग दे सकते हैं, भाई मुख्यमंत्री कोष में सहयोग दे सकते हैं आप शिक्षा के लिए। किसी स्कूल को पोर्टल के माध्यम से सहयोग राशि देना, हाँ, स्कूल को सहयोग के पोर्टल के माध्यम से भी सहयोग राशि दे सकते हैं। किसी भी स्कूल में नगद सहयोग देना, भाई नगद सहयोग की वो फैसिलिटी नहीं दी गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, ई कक्षा या मिशन ई विद्यालय विकास में निम्न में से किसकी भागीदारी नहीं है? स्माइल कार्यक्रम की, ज्ञान संकल्प पोर्टल की, राजीव गांधी की, या गूगल क्लास की? ऑप्शन शायद ये टाइपिंग मिस्टेक कर दी है ना? इसके लिए मैं बता देती हूँ, इसके लिए ऑप्शंस मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है इसमें। इसमें सेकंड है केयर्न ऑयल एंड गैस, केयर्न ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड, और तीसरा है मिशन ट्रस्ट। यानी कि तीनों, यानी कि तीनों, यानी कि तीनों। चलिए, स्कूल को गोद लेने के लिए निम्न में से, चलिए मैं देख रही थी कि कहीं सब में ही तो ये स्कूल को गोद लेने के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल है, ये ऊपर नीचे कर दिया है भाई, ज्ञान संकल्प पोर्टल, है ना, है ना, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज्ञान संकल्प पोर्टल। मैंने कहा ना, ऑप्शन चेंज हो गए, ज्ञान संकल्प पोर्टल। ठीक है, चलिए। ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान योजना की शुरुआत कब हुई थी? 5 अगस्त 2017 को हुई थी। राज्य में सर्वप्रथम महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो आप सबको पता होना चाहिए कि सन 2019-20 में सर्वप्रथम महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना की गई थी। 33 जिला मुख्यालयों पर और 301 ब्लॉक मुख्यालयों पर। ठीक है, मुख्यालयों पर
आगामी रूप से स्थापना करने का निर्णय लिया। स्थापना करने का निर्णय लिया। ठीक है। देखिए 2020-21 में क्या कर दिया गया, 2020-21 में ना इसमें थोड़े से और प्रावधान कर दिए गए, अब की बार तो और इसमें संख्या बढ़ा दी गई है। ठीक है, 2020-21 में क्या कहा गया कि भाई जिस भी गांव की संख्या या आबादी कितनी है, 5,000 से अधिक है। कितने से, 5,000 से अधिक है, तो वहां स्थापना हो, वहां क्या होगी, स्थापना। अब की बार 1,000 की संख्या और बढ़ा दी गई है। चलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना के द्वारा विद्यालयों में आयोजन करवाया जाता है। पहला, यूथ एवं इको क्लब। दूसरा, अपनी लाडो योजना। तीसरा, कस्तूरबा गांधी बालिका योजना। और चौथा, रानी महारानी लक्ष्मीबाई योजना। तो देखिए भाई, अपनी लाडो योजना है, इसके तहत, किसके तहत, अपनी लाडो योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत अपनी लाडो योजना विद्यालयों में आयोजित ये कार्यक्रम था। अब देखिए क्या है, बालिका शिक्षा के लिए समुदाय को जागरूक करना। किसके लिए, बालिका शिक्षा के लिए समुदाय को जागरूक करना। बालिका शिक्षा के लिए, बालिका शिक्षा के लिए, है ना, समुदाय को जागृत करना, समुदाय को जागृत करना, और उनका ठहराव सुनिश्चित करना, और उनका ठहराव सुनिश्चित करना। अब आप कहोगे ठहराव सुनिश्चित करना क्यों, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि बालिकाएं जब स्कूल में आती हैं, आके या तो वो कुछ समय पढ़ती हैं और उसके बाद चली जाती है, या तो बीच में कक्षाएं छोड़ देती हैं, या शिक्षा को बीच में छोड़ देती हैं, तो उनके ठहराव को सुनिश्चित करना अपनी लाडो योजना का उद्देश्य था। चलिए भाई, अपनी लाडो गतिविधि की ब्रांड एम्बेसडर कौन, अवनी लेखरा, कृष्णा पूनिया, देवेंद्र झाझड़िया या भक्ति शर्मा। तो अब अवनी लेखरा आप सबको पता है कि शूटिंग चैंपियन है, पैरा ओलंपिक में ये 2 मेडल लेके आई थी, गोल्ड मेडल और एक कांस्य मेडल का पदक लेके आई थी। खेलों को बढ़ावा देने के लिए 2020-21 से खेल भारत खेल भारत नहीं, खेले भारत, कौन सा है, खेले भारत खिले भारत, खेले भारत खिले भारत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसके संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन। प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5,000, तो भाई सही है, प्राथमिक विद्यालयों के लिए तो 5,000। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 9,000, ये सही है। माध्यमिक विद्यालयों के लिए 15,000, ये सही नहीं है। उच्च माध्यमिक व माध्यमिक, तो यहाँ पे लिख देना आप माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के लिए, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए कितनी राशि रखी गई, भाई 25,000 रुपए की राशि रखी गई, ये 15,000, ये गलत हो जाएगा। ये 5,000, 9,000, 15,000, ये 25,000 इकट्ठा ही माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के लिए ये सहायता राशि रखी गई। आगे बात करते हैं, राज्य सरकार की बजट घोषणा 2020-21 एवं 21-22 के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के लिए कितने राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोले गए हैं, 8, 9, 10 या 33। तो आप सबको पता है होना चाहिए कि 8 विद्यालय खोले गए हैं। कितने विद्यालय खोले गए हैं, 8 विद्यालय खोले गए हैं। देखिए भाई, अजमेर के सांकड़ा ब्लॉक में, कहाँ पे, अल्पसंख्यकों के लिए है, तो मेरे को बाकी के लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं इतना लिख देती हूँ, अजमेर के कौन से में, सांकड़ा ब्लॉक में है, सांकड़ा ब्लॉक। ठीक है, ठीक। दूसरे की अगर बात की जाए, तो दूसरा कहाँ है, तो भाई अजमेर में एक और है, अजमेर के मसूदा में, मसूदा, अजमेर, यहाँ पर भी एक विद्यालय खोला जाएगा, वो खोला गया है ना। उसके अलावा रामगढ़ अलवर में, ठीक है, उसके अलावा उदयपुर में, अगर उससे आगे बात की जाए तो सीकर में, सोहट्टन बाड़मेर में, चौहट्टन बाड़मेर में, और उसी के साथ देखा जाए तो
ब्लॉक पहाड़ी भरतपुर कामा में। ब्लॉक क्या है? पहाड़ी भरतपुर है। ठीक है। अगर किससे की बात है, कामा भरतपुर, तो देखिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अजमेर में, 2 भरतपुर में, उसके अलावा एक अलवर में, एक उदयपुर में, एक सीकर में और एक चौहटन बाड़मेर में। यहाँ पर ये ब्लॉक स्तर पर भी या शहर के स्तर पर ही अल्पसंख्यकों के लिए विद्यालय खोले गए। क्लिक का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर लर्निंग इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कंप्यूटर लर्निंग इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है। क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी, है ना? सॉरी, कंप्यूटर लर्निंग इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है। सॉरी, लिटरेसी हो गया ना, लिटरेसी लिटरेसी बोल रही हूँ। ये ऑप्शंस गलत है। कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। ठीक है, ये होगा। इसमें भाई इनिशिएटिव नहीं लिख रखा किसी में, कुछ नहीं, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस क्या है, गलत है, ये सही है। चलिए, हाँ, क्लिक के लिए कुछ बता तो देखिए, क्लिक के लिए अगर मैं बात करूं तो ये कब 2017-18 में शुरू हुआ। कब हुआ? 2017-18 में शुरू हुआ। देखिए भाई, राजकीय माध्यमिक, उच्च राजकीय विद्यालय और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ रहे थे, उनको कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए छठी से 10वीं तक के बालकों को क्लिक योजना शुरू की गई थी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, राजकीय विद्यालय, ठीक है, उच्च माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में, छठी से 10वीं तक के बालकों के लिए। किससे? छठी से 10वीं तक के जो बालक हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था कि भाई उन्हें कंप्यूटर की शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें कंप्यूटर से संबंधित शिक्षण प्रशिक्षण देना चाहिए। 2017-18 में राजकीय विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वामी विवेकानंद के लिए 10वीं 12वीं, छठी से 12वीं तक, 10वीं तक के बच्चों के लिए। अक्षय पेटिका क्या है? तो भाई आप सबको पता होना चाहिए, विद्यार्थी जनता व स्टाफ को धन से राशि प्राप्त करने हेतु, है ना? धनराशि भाई, अक्षय पेटिका में विद्यार्थी जनता या स्टाफ से संबंधित कोई भी लोग हैं जो कि धनराशि डाल सकते हैं। आगे बात करते हैं, विद्यालयों में किस दिवस को नो बैग डे के रूप में मनाया जाता है? तो भाई ये प्रत्येक शनिवार को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, पोक्सो एक्ट का पूरा नाम क्या? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। तो भाई ये लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम है। इसे बोला जाता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। क्या बोला जाता है? चिल्ड्रन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, मतलब उनके साथ होने वाले सेक्सुअल बद व्यवहार से उनका बचाव करना, या लैंगिक अपराधों से उनका बचाव करने के लिए बनाया गया। इसके लिए जो मंत्रालय है, उसके द्वारा, कौन से मंत्रालय के द्वारा? चलिए भैया, महिला एवं बाल विकास द्वारा, इसी को करके बाकी के क्वेश्चंस को महिला एवं बाल
विकास मंत्रालय द्वारा 2012 में अधिनियमित किया गया। देखिए, जब भी कोई अधिनियम बनता है तो अधिनियम को लागू करने के लिए उसे अधिनियमित किया जाता है। क्या किया जाता है? अधिनियमित किया जाता है, यानी कि उसे लागू किया जाता है। आगे बात करते हैं, निपुण भारत अभियान किससे संबंधित है? तो आप सबको पता होना चाहिए, निपुण भारत अभियान है बुनियादी साक्षरता एवं ज्ञान संख्या ज्ञान के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये किया गया है। देखिए, जब हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई तो उसमें ये प्रावधान किया गया कि बालकों की साक्षरता का मतलब है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने का ये उद्देश्य रखा गया है। और ये किसमें? नई एजुकेशन पॉलिसी में ये रखा गया। सीखने के प्रतिफल क्या है? पाठ के उद्देश्य ही प्रतिफल है। यह प्रतिफल एक प्रकार का जांच बिंदु है जो गुणात्मक या मात्रात्मक रूप से मापे जा सकते हैं। तो भाई प्रतिफल क्या है? एक प्रकार का एक जांच बिंदु होता है जो गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से माने जाते हैं, मापे जाते हैं। देखिए, बच्चे के अनुसार जब बच्चे का विकास होता है या बच्चे की अपेक्षाकृत जो संपूर्ण सीखने के अनुसार जो बच्चों की बढ़ोतरी होती है कि भाई इसने कितना सीखा, कितना क्या किया, तो वो किससे पता चलता है? आकलन करके पता चलता है। चलिए भाई, आगे बात करते हैं। पीआर लर्निंग से क्या अभिप्राय है? तो मैं पीयर लर्निंग से, ये पीआर कर रखा है, पीयर लर्निंग से अभिप्राय क्या है? तो भाई पीयर लर्निंग यानी कि पीयर का मतलब पता है क्या होता है? पीयर का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़े रहना। तो पीयर का मतलब है एक दूसरे से सीखना, और जब एक दूसरे से सीखा जाता है तो हमेशा ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ ज्ञान का अधिक उसके अंदर होता है। RKSMBK का पूरा नाम राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम, ही राजस्थान में नहीं, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम ही है। इसे बताने की जरूरत है। 11 जुलाई 2022 को कोरोना में हुए शिक्षा के नुकसान की भरपाई के लिए कक्षा 1 से 8वीं तक के बालकों के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ये मैंने पहले भी बता दिया। निम्न में से शिक्षा विभाग का कौन सा कार्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है? जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आधारित की बात की जाती है तो राजस्थान के शिक्षा में जो बढ़ते कदम है, किसकी बात हो रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो भाई राजस्थान के जो शिक्षा में जो बढ़ते कदम है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। SIQE का पूरा नाम क्या है? तो भाई स्कूल इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन है। क्या? स्कूल इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन है, सॉरी स्टेट है। क्या हो जाएगा? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन है। इसे 2015-16 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2015-16 में स्कूल इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन है, जिसे कि 2015-16 में शुरू किया गया था। यानी कि इसका क्या था ध्येय वाक्य कि सभी बच्चे सीख सकते हैं, ठीक है, और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं। सभी बच्चे सीख सकते हैं। लिखने की जरूरत नहीं, आप सुन लो, क्योंकि लैपटॉप की बैटरी डेड होने वाली है, बहुत कम चार्ज है। सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं, यानी कि सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं। ये इसका क्या था? ये इसका ध्येय वाक्य था। और ये 3 आधारित पर थी, CCP, ABL एवं CCE। यानी कि चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी, यानी कि जो शिक्षण है ना वो बाल केंद्रित होना चाहिए। ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधि के आधार पर सिखाना चाहिए। CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि समय समय पर बच्चों का मूल्यांकन होते रहना चाहिए। SIQE में किन गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया है? भाई बाल केंद्रित पर, गतिविधि आधारित, सतत एवं व्यापक, सभी सही होगा। आगे बात करते हैं, राज्य में प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए SIQ कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो 2015-16 में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, है ना। इसको थोड़ा जल्दी निपटाते हैं क्योंकि ये चीजें एक साथ बता दी। विद्यालय में ABL कक्ष कौन सी कक्षाओं के लिए होता है? यानी कि ABL एक्टिविटी गतिविधि के आधार पर, तो भाई पहली दूसरी बालकों को ही गतिविधि आधार पर सिखाया जाता है। CCE की शुरुआत वर्ष 2000 में किन जिलों से की गई थी? भाई CCE की शुरुआत सबसे पहले सर्वप्रथम जयपुर व अलवर जिले से की गई थी। कहां से शुरू की गई थी? अलवर व जयपुर जिले से की गई थी। SIQE की विशेषता नहीं है, बच्चों को पहल करने का अवसर मिलता है, शिक्षक केंद्रित गतिविधियां आधारित होती, करके सीखने पर बल दिया जाता, आकलन इस पर
क्या चीज नहीं है की बात हो रही, किसकी बात हो रही, क्या चीज नहीं है की बात हो रही। तो भाई ये शिक्षक केंद्रित नहीं होती है, ये बाल केंद्रित होती है। कैसे होती है, ये बाल केंद्रित होती है। हमने कहा था ना CCP, चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, ये गलत है। आगे बात करते हैं, निम्न में से SIQ के अंतर्गत, भाई CCE है, CCP है और ABL है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसमें नहीं है। SIQE के क्रियान्वयन से संबंधित संस्था नहीं है। हमें SIQE के क्रियान्वयन से संबंधित संस्था की यहाँ पे बात करनी है। तो भाई इससे संबंधित जो संस्था है वो कौन सी नहीं है, तो भाई इससे संबंधित न्यूपा संस्था नहीं, यूनिसेफ है, बौद्ध शिक्षा समिति, SIERT है, जिसे अब RSCERT कहा जाता है, समसा है, ठीक है, समसा व निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर है, लेकिन ये नहीं है, न्यूपा नहीं। SIQE में पोर्टफोलियो का क्या महत्व है? विद्यार्थी का संचयी अभिलेख प्रगति का आईना है, गुणात्मक टिप्पणी व फीडबैक प्रदान करता है। तो आप सभी को पता है कि ये सारे के सारे ही SIQE के लक्ष्य है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। SIQE का उद्देश्य क्या है? भाई परीक्षा का भय समाप्त करना है, क्योंकि समय समय पर इसमें आकलन होता रहता है। ज्ञान को स्थायी व प्रभावी बनाना है, सही। सृजनात्मक व मौलिक चिंतन को प्रोत्साहन देना, सही है, बिल्कुल सही। आगे, विद्यार्थियों के व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया का भाग जीवन कौशल, शैक्षिक उपलब्धि, पाठ्य सहगामी क्रिया है। तो ये सारी की सारी जीवन कौशल, शैक्षिक उपलब्धि, पाठ्य सहगामी, सभी के सभी विद्यार्थियों के व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया का भाग है। आगे बात करते हैं, SIQE के अंतर्गत रचनात्मक आकलन किया जाता है। कक्षा कक्षीय शिक्षण प्रक्रिया के दौरान पाठ्यक्रम की समाप्ति पर साप्ताहिक, त्रैमासिक, छमाही व वार्षिक। तो इसका हो जाएगा कि भाई कक्षा कक्षीय जो शिक्षण प्रक्रिया है उसी के दौरान इसका आकलन किया जाता है। आकलन शब्द, चलिए भाई आगे बात करते हैं। राज्य में SIQE के लिए अकादमिक कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? तो SIQE के लिए जब अकादमिक कार्य करने वाली जब संस्था की बात आती है तो वो RSCERT है, जिसे कहा जाता है राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। CCE प्रगति में योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो CCE प्रक्रिया में जब समय समय पर विशेष कार्यों पर एक विद्यालय ने कितना अच्छा निष्पादन किया है का पता लगाना ही क्या है, ये। चलिए भाई, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में सतत शब्द का क्या अर्थ है? तो सतत का अर्थ क्या होता है? निरंतर होता है, लगातार होता है ना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बनाई गई घटना का मूल्यांकन नहीं, शिक्षण यानी कि निरंतर प्रक्रिया के रूप में छात्र की वृद्धि एवं विकास में पहचाने हुए तथ्यों का मूल्यांकन ही क्या कहलाता है? का CCE कहलाता, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन। RT 2009 की कौन सी धारा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है? तो भाई RTE की धारा 2009 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है। CCE के संदर्भ में पोर्टफोलियो क्या है? आधार रेखा मूल्यांकन है, गतिविधि आधारित शिक्षण है, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की साक्ष्यों की फाइल है, या शिक्षक की डायरी है? तो भाई आप सबको पता है बच्चों द्वारा किए गए कार्यों के साक्ष्यों की फाइल होती है ये। MIQ, 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 ये यहाँ भी बड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक कर रखी है ना। स्टेट इनिशिएटिव, इसे SIQ, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन होगा। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। वर्तमान में CCE के वार्षिक पाठ्यक्रम को कितने टर्म में विभाजित किया गया? तो वो 3 टर्म में विभाजित किया गया है। SIQ कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है? तो SIQ कार्यक्रम के उद्देश्य क्या? बाल केंद्रित शिक्षण द्वारा बालक को सीखने के पर्याप्त अवसर, बिल्कुल सही है। बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना, बिल्कुल सही। गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। बच्चों के अधिगम स्तर में गुणात्मक विकास के साथ साथ नामांकन एवं ठहराव वृद्धि करना, बिल्कुल सही है। ज्ञान को स्थायी एवं प्रभावी बनाते हुए प्राथमिक शिक्षा की नींव को मजबूत करना, बिल्कुल सही है। बच्चों में सृजनात्मक एवं मौलिक चिंतन को बढ़ावा देना या उनका विकास करना, बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं, कार्यक्रम को किस कक्षा स्तर के लिए लागू किया गया है?
है ना? किस कार्यक्रम की बात हो रही है? एसआईक्यूई की, है ना? क्योंकि जब हमने एसआईक्यूई की बात की है तो उसी को ही लिख देते हैं। यहाँ भी प्रिंटिंग मिस्टेक। एसआईक्यू कार्यक्रम को किस स्तर के लिए? तो भैया पहली से 5वीं के बालकों के लिए शुरू। आगे है राज्य में एसआईक्यू के संचालन संचालन तो शीर्ष संस्था कौन सी है? तो भाई अगर ये शीर्ष संस्था की बात कर रहा है तो शीर्ष संस्था की, क्योंकि ये एक संस्था के द्वारा नहीं चलाया जाता, शीर्ष संस्था की बात करता है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर इसकी शीर्ष संस्था है। क्या है इसकी? शीर्ष संस्था है संचालन के लिए, है ना? इसके निदेशन होता है, संचालन होता है, पाठ्यक्रम वगैरह बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। तो इसके संचालन के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर है। राज्य में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब संचालित की गई थी? सीसीई की बात कर रहा है कि इसे 2010 में, तो 2010-11 में ही की गई थी, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। निम्न में से ऐसा ही क्यों क्या उद्देश्य नहीं है? बाल केंद्रीय शिक्षण द्वारा सीखने के प्रयास पर अवसर पर बल देना बिल्कुल सही है। ये तो बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना बिल्कुल सही है। ज्ञान को स्थायी एवं प्रभावी बनाते हुए प्राथमिक शिक्षा की नींव को मजबूत करना, शिक्षा में मूल चिंतन नहीं है, मूल चिंतन का विकास नहीं करता है। आगे बात करते हैं। चलिए आपके लिए इतना ही, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। बाकी के जो इसका शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित आगे की क्लास है वो हम नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे। यहाँ पे शैक्षिक नवाचार से संबंधित आपकी सारी चीजें करवाई गई। स्माइल कार्यक्रम पर खास ध्यान दे लेना, बार बार पूछा जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिए। गुड लक सभी को।